हेलो डियर स्टूडेंट्स, आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। और क्योंकि हमने टर्म 1 के ही वीडियोस हैं वो इस चैनल पे देखे थे, तो अब यूनिट जो 4th है वहाँ से वापस स्टार्ट करते हैं। हम कंटिन्यू करते हैं अपना सिलेबस। सो नेक्स्ट यूनिट इज़ यूनिट 4 फैब्रिक एंड अपैरल, और उसमें हम पढ़ेंगे अपना चैप्टर 10 जो कि है डिज़ाइन फॉर फैब्रिक एंड अपैरल, जिसमें हम बेसिकली उनकी डिज़ाइन की डेफिनेशन पढ़ेंगे, टाइप्स क्या होते हैं, एलिमेंट्स क्या हैं, प्रिंसिपल्स क्या हैं, एंड कैरियर ऑप्शंस एंड स्कोप्स क्या हैं। सो बेसिकली बहुत इंपॉर्टेंट ये यूनिट है, बहुत स्कोरिंग है। सो हम इसके बेसिक पॉइंट्स हैं वहाँ से स्टार्ट करते हैं। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज़ डिज़ाइन एंड इट्स टाइप्स। तो बेसिकली डिज़ाइन होता क्या है? डिज़ाइन इज़ द ह्यूमन पावर टू conceive, plan and realize products that serve human beings in the accomplishment of any individual or collective purpose। यानी डिज़ाइन एक ऐसा ह्यूमन पावर है जिसमें हम कनेक्ट करते हैं अपने आइडियाज़ को रियलिटी में लाने के लिए, कि जो भी चीज़ें आप सोच रहे हो, जो आपकी थिंकिंग है, जो आपके आइडियाज़ हैं, आपकी आइडियोलॉजी है, आप उसको ऑन पेपर पे कैसे ला सकते हो, आप अपने आइडियाज़ को कैसे विजुलाइज कर सकते हो, वो होता है डिज़ाइन। और बेसिकली यहाँ पे हमें पढ़ने हैं दो टाइप के डिज़ाइंस जो कि आपको स्क्रीन पे दिख रहे होंगे। सो फर्स्ट इज़ स्ट्रक्चर डिज़ाइन एंड सेकंड इज़ अप्लाइड डिज़ाइन। तो बेसिकली इसमें डिफरेंस भी पूछा जाता है। जैसा कि आपको नाम से पता चल रहा होगा, स्ट्रक्चर डिज़ाइन मतलब संरचनात्मक डिज़ाइन कौन सा होता है? ऐसा डिज़ाइन जिससे किसी भी एस्पेक्ट्स की क्या पता चल रही है, हमें स्ट्रक्चर पता चल रही है कि वो किस आकृति का बना हुआ है, उसकी आउटर शेप कैसी है, इसको शिलेट कहते हैं। सो फॉर एग्जांपल अ लाइन फ्रॉक जो है वो एक स्ट्रक्चर शो कर रहा है, यानी स्ट्रक्चर जो आउटर सरफेस दिखा रहा है, आउटर शेप दिखा रहा है, वो होता है स्ट्रक्चर डिज़ाइन। और उसी में अगर आप कुछ डेकोरेशन कर देते हो, कुछ अप्लाई कर देते हो, वो कहलाता है अप्लाइड डिज़ाइन। जैसे अप्लाइड डिज़ाइन इज सुपर इम्पोज ऑन द फैब्रिक, इट ब्यूटिफाइज द ड्रेस एंड इट लुक्स अट्रैक्टिव। एग्जाम्पल एम्ब्रॉयडरी, फैंसी बटन्स, लेस एंड एक्सेट्रा ऑन गारमेंट्स। तो हम गारमेंट की जब आउटर शेप की बात कर रहे हैं, किसी भी शेप की बात कर रहे हैं, वो होगा स्ट्रक्चर डिज़ाइन। और उसी डिज़ाइन में अगर आपने उसकी ब्यूटी को एनहांस करने के लिए कोई बटन्स लगा दिए हैं, कोई लेस लगा दी है, कोई एम्ब्रॉयडरी कर दी है, और कुछ आपने डेकोरेटिव आइटम्स लगा दिए, मैट लगा दिए, तो वो सब क्या कहलाएगा? दैट इज़ कॉल्ड अप्लाइड डिज़ाइन, जिसको अलंकारात्मक डिज़ाइन कहा जाता है। आई होप आपको इन दोनों में डिफरेंस है वो क्लियर हो गया होगा। सो हम नेक्स्ट चलते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड पे, जो कि है एलिमेंट्स ऑफ डिज़ाइन। सो बेसिकली एलिमेंट्स ऑफ डिज़ाइन और प्रिंसिपल ऑफ डिज़ाइन में से बेटा एक क्वेश्चन आना ही आना है, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट हो जाता है ये इस यूनिट का। तो आपको एलिमेंट्स पता होने चाहिए। तो अभी जैसे हमने देखा कि डिज़ाइन करना क्या होता है, जो भी आपकी थिंकिंग है, जो आपकी सोच है, जो आपकी आइडियाज़ हैं, अगर आप उसे लाइव कर रहे हो, जब भी आपने डिज़ाइनिंग देखी होगी, आपने इंटीरियर डिज़ाइनिंग देखा होगा, फैशन डिज़ाइनिंग देखा होगा, ज्वेलरी डिज़ाइनिंग देखा होगा, तो लोगों की क्या होती है? वो इमेजिनेशन होती है। तो अपने इमेजिनेशन को वो एक लाइव मोड में लेके आते हैं, वो ही डिज़ाइनिंग करना होता है। तो डिज़ाइन बनता किन चीज़ों से है? दैट इज़ कॉल्ड एलिमेंट्स ऑफ डिज़ाइन, यानी इसके तत्व क्या होते हैं डिज़ाइन के। तो कोई एक चीज़ों से मिलकर तो डिज़ाइन बनता नहीं है, उसको बनने में कौन कौन से एलिमेंट्स यूज़ होते हैं वो हमें पढ़ने हैं। सो फर्स्ट इज़ लाइन, देन फॉर्म, कलर एंड टेक्सचर। फॉर्म को कई जगह शेप भी लिखा गया है। तो इन चारों एलिमेंट्स को हमने पढ़ना है डिज़ाइन ऑफ एलिमेंट्स में। तो एलिमेंट्स क्या हैं? तत्व हैं। डिज़ाइन को बनाने के कौन से तत्व हैं? सबसे पहले आपको दिख रहा है स्क्रीन पे लाइन। सो व्हाट इज़ लाइन? यानी रेखा। लाइन इज़ डिफाइंड एज द मार्क दैट कनेक्ट्स टू पॉइंट। ये आपने छोटी क्लासेस से पढ़ाई है कि दो पॉइंट्स को मिलाने वाली एक, जो अगर आप सीधी लाइन खींच देते हो वो लाइन कहलाएगी, यानी ऐसा मार्क जो कि दो पॉइंट्स को कनेक्ट कर रहा है, जो कि स्टार्ट और एंड पॉइंट बताता है। एज द आउटलाइन या शेप ऑफ एन ऑब्जेक्ट, जैसे कि कोई भी शेप होती है, आउटलाइन होती है किसी भी ऑब्जेक्ट की, वो लाइन से आपको शो होती है। तो बेसिकली लाइन्स हमारे पास दो टाइप की हैं, स्ट्रेट लाइन्स एंड कर्व्ड लाइन्स। अब इनकी डिटेल में आगे आपको बताऊंगी, अभी आप इतना समझ लीजिए कि लाइन होता क्या है। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। व्हाट इज़ लाइन? ऐसा मार्क जो कि दो पॉइंट्स को कनेक्ट करता है। और अब अपने इन चीज़ों को रियलिटी पे आप कनेक्ट करके देखो कि कोई भी डिज़ाइन है, कोई भी आउटर शेप है, वो बिना लाइन के कंप्लीट नहीं हो सकती। यानी बेसिक पॉइंट हो गया है लाइन, लाइन से मिलकर ही बाकी चीज़ें बनेंगी। सो नेक्स्ट इज़ फॉर्म या शेप। तो कनेक्टिंग लाइंस मेक शेप और फॉर्म। जब
लाइन आपको समझ आ जाएगा तो ऑब्वियसली फॉर्म भी आपको समझ आ जाएगा, क्योंकि 2-3 लाइंस को मिला के हम कनेक्ट करके कोई शेप या फॉर्म को डिज़ाइन करते हैं। सो इट इज़ अ 3 डायमेंशनल, जो भी आपकी फॉर्म या शेप होती है वो 3 डायमेंशनल होती है, यानी उसके 3 डायमेंशंस आपको दिखते हैं। 4 बेसिक ग्रुप्स ऑफ शेप, 4 इसके बेसिक ग्रुप्स हैं, यानी टाइप्स ऑफ शेप बोल सकते हो, टाइप्स ऑफ फॉर्म बोल सकते हो। फर्स्ट इज़ नेचुरल शेप्स, स्टाइलाइज शेप, ज्योमेट्रिकल एंड एब्स्ट्रैक्ट शेप। तो ये चारों शेप्स जो हैं ये आपको पढ़नी है कि टाइप्स ऑफ फॉर्म या टाइप्स ऑफ शेप्स कौन कौन सी होती हैं। नाम से आपको पता चल रहा होगा, आगे मैं विद एग्जांपल आपको इमेज के साथ क्लियर करूँगी। अभी आप यहाँ इतना ही समझिए कि फॉर्म क्या होता है, लाइन से मिलकर बन रहा है और कितने टाइप का है। सो ये 4 टाइप्स का है। नेक्स्ट एलिमेंट आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पे, दैट इज़ कलर, मोस्ट इंपॉर्टेंट। कलर इज़ अ प्रॉपर्टी ऑफ लाइट एज सीन बाय अस। हमारे द्वारा देखी जाने वाली जो लाइट है वो कलर के रूप में हमें दिखती है। टाइप्स प्राइमरी है, सेकेंडरी है, टर्शरी है, यानी कलर का कंसेप्ट आपने बहुत छोटी क्लासेस से पढ़ रखा है कि कलर हमें कैसे दिखता है, क्या रिफ्लेक्शन पड़ता है। तो इसका डीप आपको पढ़ने की अभी नीड नहीं है। अभी सिर्फ आपको ये पढ़ना है कि कलर्स कौन कौन से होते हैं, प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी कौन से होते हैं। आगे हम देखेंगे उसकी कलर स्कीम्स क्या होती हैं, कलर व्हील क्या होता है, तो वहाँ मैं आपको एक्सप्लेन करूँगी। नेक्स्ट एंड लास्ट एलिमेंट ऑफ डिज़ाइन इज़ टेक्सचर। टेक्सचर मतलब बुनावट, कि जो भी चीज़ बनाई गई है, जो डिज़ाइन बनाया गया है, उसका इम्प्रेशन कैसा है। तो टेक्सचर इज़ द सेंसरी इम्प्रेशन ऑफ साइट एंड टच, जिसको आप देख के और टच करके, फील करके, महसूस करके आप उसकी क्वालिटी को बता सकते हो, वो होता है टेक्सचर, जो कि विजुअल क्वालिटी होती है किसी भी मटेरियल की। सपोज़ करो आपके सामने 2-3 चीज़ें रखी हुई हैं और सबके आपको सरफेस बताने हैं, तो कुछ के आप देख के बता सकते हो कि इसका सरफेस सॉफ्ट है, इसका सरफेस हार्ड है या रफ़ सरफेस है। तो वो कैसे पता चलेगा, हमारे विजुअल क्वालिटीज़ पता चलेगी उस मटेरियल की। तो टेक्सचर में हम क्या इंक्लूड करते हैं कि कैसा वो दिखता है, हाउ इट लुक्स, हाउ इट बिहेव्स एंड हाउ इट फील्स। लुक्स मतलब दिखता है, शाइनी है, डल है, ट्रांसपेरेंट है, ग्लॉसी है, या बिहेव कैसा करता है, उसकी क्वालिटी कैसी है, वो जल्दी हैंग हो जाता है, वो ज़्यादा स्टिफ है या फ्लो में चल रहा है, तो ये उसका बिहेव पता चल रहा है। और फील, यानी आप उसको अगर हाथ में लेके देख रहे हैं तो वो कैसा फील हो रहा है, सॉफ्ट है, क्रिस्प है, हार्श है, स्मूथ है या रफ है। तो बेसिकली ये थे सारे एलिमेंट्स ऑफ डिज़ाइन जिसके हमने अभी सिर्फ बेसिक कंसेप्ट देखे हैं। सो हम अब एक एक सेपरेट जो एलिमेंट्स हैं डिज़ाइन के वो देख लेते हैं। सबसे पहले आपको स्क्रीन पे दिख रही होगी लाइन। लाइन की डेफिनेशन मैंने आपको बता दी है, मतलब बता दिया है। अब हमें बेसिकली इसमें पढ़ना क्या है कि लाइन कितने टाइप की होती है और उनका क्या इफ़ेक्ट पड़ता है, हम उसे डिज़ाइनिंग में कैसे यूज़ कर सकते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, फर्स्ट टाइप इज़ वर्टिकल लाइन्स, ठीक है, जिसको लंबवत रेखा कहते हैं। एम्फसाइज हाइट एंड गिव द इफेक्ट ऑफ स्लिमनेस। अब इसमें डायग्राम में आपको दिख रहा होगा कि ये जो वर्टिकल लाइन है ये क्या करती है, ये हाइट को दिखाने का जो आभास है वो देती है। तो अगर सपोज करो किसी की हाइट छोटी है तो उसको किस टाइप के डिज़ाइनिंग या लाइंस पहननी चाहिए जिससे उसकी हाइट बड़ी दिखे, मतलब वैसे तो दिखेगी नहीं लेकिन वो अगर इफेक्ट डाल रही है बड़े होने का तो वो हम यूज़ कर सकते हैं। तो वो क्या कहलाएगी, वर्टिकल लाइंस। सो वर्टिकल लाइंस हम किसके लिए यूज़ करेंगे, जहाँ पे आपको स्लिमनेस दिखानी है या फिर हाइट एनहांस करके दिखानी है। इसके ऑपोजिट हो जाती है हॉरिजॉन्टल लाइन, यानी जो बिछी हुई रेखाएं होती हैं वो कैसी होती हैं, वो क्रिएट इल्यूजन ऑफ विड्थ, ये चौड़ाई का एहसास कराती हैं, आभास कराती हैं और अपने अगर किसी की हाइट ज़्यादा है तो उसको रिड्यूस करने का इफ़ेक्ट करती है। तो बेसिकली आप अगर एक लाइन याद कर लेते हैं एग्जांपल के साथ तो दूसरी उसके ऑपोजिट होगी। सो वर्टिकल लाइन्स एंड हॉरिजॉन्टल लाइन्स। वर्टिकल लाइन को लंबवत रेखा कहते हैं, ठीक है, जो कि लंबाई का एहसास करा रही हैं, और हॉरिजॉन्टल यानी कि जो लेटी हुई हैं, ठीक है, बिछी हुई लाइनें हैं जो कि इल्यूजन कर रही हैं चौड़ाई का। तो इसमें जिसकी वेट कम है या हाइट ज़्यादा है तो उसको इस टाइप के डिज़ाइंस पहनने चाहिए। अब इसमें एग्जाम्पल भी ऐसे ही आते हैं, इवन अप्लाइड क्वेश्चंस आते हैं इसमें कि आपको कोई कंडीशन दे दी गई है कि कोई लड़की है, उसकी हाइट कम है, उसकी हाइट अगर बढ़ा के दिखानी है तो उसको किस टाइप की लाइन्स या किस टाइप की डिज़ाइनिंग पहननी चाहिए। तो इसमें हम इन लाइन्स का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट इज़ डायगोनल लाइन्स, जो कि इंक्रीज़ और डिक्रीज़ करती है विड्थ एंड हाइट को, डिपेंड करती है किस एंगल में वो डायगोनल है, यानी जो टेढ़ी रेखाएं होती हैं उन रेखाओं को किस एंगल पे दिया गया है। तो ये डिपेंड करेगा उसके एंगल पे और कितना उसे
हाइट अगर बढ़ रही है या हाइट घट रही है तो उसके एंगल पे डिपेंड करेगा। अगर बहुत ज़्यादा सीधा एंगल होगा तो फिर तो वो हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल हो जाएंगी, इसलिए एंगल का ध्यान रखते हुए इसमें इफ़ेक्ट क्रिएट किया जाता है। और बेसिकली किसके लिए जानी जाती हैं ये? कैन क्रिएट एक्टिव एंड ड्रामेटिक इफेक्ट। तो एक्टिवनेस को दिखाने के लिए, ड्रामेटिक इफेक्ट्स को दिखाने के लिए डायगोनल जो लाइन है वो यूज़ की जा रही। नेक्स्ट इज कर्व लाइन। सो फोर्थ इज कर्व लाइन, लाइन्स विद एनी डिग्री ऑफ राउंडनेस। किसी भी डिग्री की राउंडनेस या कर्व में अगर कोई लाइन है तो वो कहलाएगी कर्व लाइन, जो आपको एग्जाम्पल में दिख रही है। इसका क्या यूज़ है? लॉन्ग एंड फ्लोइंग कर्व लाइन है, अगर बहुत लंबी और फ्लो में अगर कर्व दिया गया है तो वो क्या लगती है? मोस्ट ग्रेसफुल एंड रिदमिक, यानी रिदम में भी लगेगा और ग्रेसफुल भी लगेगी। नेक्स्ट, अगर लार्ज राउंडेड कर्व्ड है, मतलब राउंड में ही बहुत बड़े बड़े लार्ज कर्व्ड हैं, तो वो क्या कहलाते हैं? ड्रामेटिक टच देते हैं और लार्ज एंड बेटर साइज़ को एनहांस करते हैं। यानी जिनका साइज़ छोटा है, साइज़ में डिफॉर्मिटीज़ हैं, तो एम्बोज करने के लिए, साइज़ को एनहांस करने के लिए लार्ज राउंडेड कर्व्ड यूज़ किए जाते हैं। नेक्स्ट, टिनी, पफी एंड कर्व्स। अगर छोटे छोटे कर्व्स हैं, पफी कर्व्स हैं, तो वो यूथफुलनेस का जो आभास है वो देते हैं, थोड़ा यंगर लुक देते हैं। सो बेसिकली ये 4 लाइंस हैं जिनको आपको डिटेल में पढ़ना था और विद एग्जांपल आपको ड्रॉ करके आना होगा अगर इससे अप्लाइड कोई भी क्वेश्चन आपको आता है तो बेसिकली इसकी प्रैक्टिस आप स्टार्ट कर दीजिए विद एग्जांपल। नेक्स्ट इज़ फॉर्म एंड शेप, जो मैंने आपको बताए थे कि लाइंस को मिला के ही हम शेप या फॉर्म बनाते हैं, और यहाँ हमें 4 टाइप के शेप्स पढ़ने थे। कौन कौन से थे? फर्स्ट इज़ नेचुरल, स्टाइलाइज, ज्योमेट्रिक एंड एब्स्ट्रैक्ट। सो नेचुरल डिज़ाइन आपको दिख रहा है जिसमें फूल पत्तियाँ या नेचर जो एट प्रेजेंट होता है, लाइवली है, उनका यूज़ किया जाता है। सो नेचर से जो भी एनहांस हो रही है डिज़ाइनिंग, उसमें इस टाइप के जो डिज़ाइंस है वो यूज़ किए जाते हैं। नेक्स्ट इज़ स्टाइलाइज्ड। स्टाइलाइज्ड क्या है? नेचुरल डिज़ाइन को ही थोड़ा सा और स्टाइलाइज्ड बना दिया है, यानी उसमें और अलंकृत डिज़ाइन वो बना दिया गया है और ज़्यादा अप्लाइड हो गया है वो डिज़ाइन। ठीक है, नेचुरल जो प्रेजेंट था वो तो अलग से दिख ही जाएगा आपको, लेकिन ऐसा डिज़ाइन जो कि और ज़्यादा उसको स्टाइल में यूज़ किया गया है सिर्फ डिज़ाइनिंग के लिए, एट प्रेजेंट में वो है नहीं। ठीक है। नेक्स्ट इज़ ज्योमेट्रिक। ज्योमेट्रिक आपको दिख ही रहा है कि जितनी भी ज्योमेट्रिकल शेप्स होती हैं, स्क्वायर हो सकता है, रेक्टेंगल हो सकता है, इन सब का जो डिज़ाइन है वो ज्योमेट्रिकल डिज़ाइन में आएगा। और नेक्स्ट इज़ एब्स्ट्रैक्ट। एब्स्ट्रैक्ट या अमूर्त डिज़ाइन इसे कहते हैं, जिसका रियलिटी से कोई रिलेशन नहीं होता है। आप एग्जाम्पल देख रहे होंगे एब्स्ट्रैक्ट में। अमूर्त क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि वो मूर्त नहीं है, वो कहीं भी अस्तित्व में नहीं है, लेकिन वो सिर्फ इमेजिनेशन में है। तो इसको आप कैसे ध्यान रखोगे? इमेजिनेशन से जो भी क्रिएटिविटी जो डिज़ाइनिंग की जा रही है उसको हम एब्स्ट्रैक्ट डिज़ाइनिंग कह रहे हैं। सो ये बेसिकली 4 शेप्स थे। नेक्स्ट एलिमेंट पे चलते हैं हम, दैट इज़ कलर एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट। कलर, रंग सबको पता है। अब इस कलर में हमें पढ़ना क्या क्या है, बेसिकली इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या हैं। सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि ह्यू क्या होता है, व्हाट इज़ ह्यू। तो ह्यू इज़ द कॉमन नेम ऑफ कलर, या जो प्योर कलर होता है उसको हम ह्यू कहते हैं साइंटिफिक लैंग्वेज में। जैसे रेड, ब्लू एंड येलो, ये प्राइमरी कलर्स भी हैं तीनों। प्राइमरी कलर्स क्यों कहते हैं वो मैं आगे बताऊंगी आपको। तो बेसिकली आपको ह्यू पता होना चाहिए कि ह्यू एक कॉमन नेम है कलर का या प्योर कलर का। नेक्स्ट इज़ वैल्यू। वैल्यू क्या बताता है? किसी भी कलर या ह्यू की लाइटनेस एंड डार्कनेस, यानी वो कलर कितना लाइट हो सकता है और कितना डार्क हो सकता है, और वो लाइट और डार्क होते हुए कैसे शेड्स में दिखता है। बेसिकली इसमें शेड्स एंड जो टिंट्स हैं वो लिए जाते हैं ताकि किसी भी कलर की वैल्यू बताई जा सके। वाइट हैज़ मैक्सिमम वैल्यू एंड ब्लैक हैज़ द लीस्ट, यानी वाइट जो है उसकी जो वैल्यू है वो मैक्सिमम होती है और लीस्ट होती है ब्लैक की। तो यहाँ पे आपको ये पता होना चाहिए। आपको इसके लिए स्केल दिख रहा होगा, ग्रे स्केल या वैल्यू स्केल इसके लिए हम यूज़ करते हैं, जिसमें 11 ग्रेड्स होते हैं 0 से लेकर 10 तक। और इन ग्रेड से क्या पता चल रहा है? किसी भी कलर की वैल्यू पता चल रही है। वैल्यू बताने के लिए हम क्या देख रहे हैं? टिंट एंड शेड। अब टिंट क्या होता है? जब कोई बेस कलर में आप वाइट कलर मिला देते हो तो वो टिंट, और अगर बेस कलर में ब्लैक कलर मिलाते जाते हो तो उसके शेड्स बनते जाएंगे, यानी डार्कर साइड कहलाएगा शेड एंड लाइटर साइड कहलाएगा टिंट। यहाँ पे आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, हमने बेस या प्योर रेड या ह्यू कलर कौन सा लिया है? रेड। रेड में आपने एक एक ड्रॉप उसी बेस कलर में वाइट मिलाते जा रहे हो, उसमें एक ड्रॉप मिलाओगे तो उससे लाइट हो जाएगा, और उसी में एक ड्रॉप मिलाओगे तो लाइट, यानी लास्ट में वो वाइट आ गया है। यानी वाइट की जो वैल्यू है वो सबसे ज़्यादा है, सबसे कम है मतलब 0 हो गई ब्लैक की।
तो यहाँ पे आपको आई होप एग्जाम्पल से पता चल गया होगा। तो बेसिकली टिंट और शेड में क्या डिफरेंस है ये आपको क्लियर होना चाहिए। नेक्स्ट इज इंटेंसिटी या क्रोमा। इंटेंसिटी क्या होती है? किसी भी कलर की ब्राइटनेस एंड डलनेस। अगर बात की जा रही है लाइटनेस एंड डार्कनेस की और ये वैल्यू और इंटेंसिटी पूछी जा रही है, तो आपको बेसिकली दोनों में क्या ध्यान रखना है, वैल्यू स्केल में आपको लाइटनेस और डार्कनेस बताई जा रही है जो कि हम ब्लैक एंड वाइट मिला के देख सकते हैं, और इंटेंसिटी में क्या पता चल रहा है कि कोई भी कलर कितना ब्राइट है कितना डल है, क्योंकि डलनेस रिजल्ट व्हेन कलर इज ब्लेंडेड विद अदर कलर्स। जब प्योर कलर्स होते हैं तो उसमें क्या पता चलता है, वो ज़्यादा ब्राइट होते हैं, ठीक है। डल कब होते हैं? जब उसमें और कोई कलर मिलाया जाता है। तो दोनों में ये डिफरेंस है। वैल्यू स्केल बनाना भी आ सकता है, तो आपको ये पता होना चाहिए। डायरेक्ट या अप्लाइड क्वेश्चन भी आ सकता है कि वैल्यू स्केल में कितने ग्रेड्स होते हैं, तो इसमें कंफ्यूज मत होना। 10 ग्रेड्स मत लिखना, 0 से लेके 10 तक होते हैं, इसलिए 0 भी काउंट होगा तो 11 ग्रेड्स होंगे अगर ऑप्शन में 11 दिया गया है तो। यहाँ पे हम देखते हैं अब कलर व्हील बनाना। बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है ये। अगर कलर व्हील बनाना आपको आ जाता है समझ में, तो आप कलर स्कीम इजीली समझ सकते हैं। तो यहाँ बेसिकली आपको कलर व्हील कैसा दिख रहा है, सबसे पहले हमें पता होना चाहिए प्राइमरी कलर कौन से होते हैं। यहाँ पे आपको प्राइमरी कलर बताने हैं। बहुत आप क्लासेस में आपने पहले छोटी क्लासेस में पढ़ा भी होगा, वापस आप रिवाइज कर लो। जो रेड, ब्लू एंड येलो कलर आपको दिख रहा है ये प्योर कलर हैं, इसलिए इनको प्राइमरी कलर कह रहे हैं, क्योंकि ये और किसी रंगों की सहायता से नहीं बन सकते हैं। ओके, तो सेकेंडरी कलर कौन से होंगे? जो 2 प्राइमरी से मिलकर बनेंगे। अब यहाँ पे आपको दिख रहा होगा रेड एंड येलो, इन दोनों के मिलने से कौन सा कलर बनेगा? ऑरेंज कलर मिलेगा। दिख रहा है सबको ऑरेंज? ऐसे ही येलो एंड ब्लू के मिलने से क्या बन रहा है? ग्रीन बन रहा है। तो ये आप बहुत ध्यान रखना। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में कई बार बच्चे जल्दबाजी में ग्रीन को टिक कर देते हैं प्राइमरी में। सो ग्रीन इज नॉट अ प्राइमरी कलर, इट्स अ सेकेंडरी कलर। ओके, तो ग्रीन बन गया है ब्लू एंड येलो से। ऐसे ही ब्लू एंड रेड को मिला के क्या बना है? वॉयलेट कलर बना है, या पर्पल कलर जिसे आप कहते हो। तो ये जो कंडीशंस हैं ये आपको पता होने चाहिए कि प्राइमरी कलर जो हैं वो किन किन से मिलके बने हैं। एग्जाम्पल भी पूछा जा सकता है कि कोई भी 2 प्राइमरी कलर्स आप बताइए, तो आपको जब प्राइमरी पता होगा तभी आप सेकेंडरी बता सकते हो, तभी आप टर्शरी बता सकते हो। यहीं पे तीसरी कैटेगरी आती है टर्शरी की। टर्शरी कैसे होंगे? एक प्राइमरी और एक सेकेंडरी। अब यहाँ पे रेड है, ब्लू है एंड येलो है, ये प्राइमरी कलर्स हो गए। सेकेंडरी कौन से हैं? ऑरेंज है, ग्रीन है एंड वॉयलेट है। अब रेड और ऑरेंज को मिला के क्या बना है? रेड ऑरेंज बना है, तो ये हो गया टर्शरी कलर, ठीक है, तृतीयक रंग। यहाँ पे ऑरेंज एंड येलो को मिला के येलो ऑरेंज। ऐसे ही आप ये पूरा क्लॉकवाइज पूरा सर्कल देखिए आप, जिसको कलर व्हील कहते हैं हम। ऐसे ही येलो एंड ग्रीन को मिला के येलो ग्रीन बन गया है, ग्रीन एंड ब्लू को मिला के ब्लू ग्रीन बन गया है, ब्लू और वॉयलेट को मिला के ब्लू वॉयलेट बन गया है, एंड वॉयलेट एंड रेड को मिला के रेड वॉयलेट। अब यहाँ आपको ये ध्यान रखना है कि सबसे पहले नाम किसका आएगा? प्राइमरी कलर का आएगा, तो हम रेड ऑरेंज बोलेंगे, ना कि ऑरेंज रेड। ओके, ऐसे ही येलो ऑरेंज, येलो ग्रीन, ब्लू वॉयलेट एंड रेड वॉयलेट। आई होप आपको इसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं होगी। अगर कोई कन्फ्यूजन है तो आप कमेंट कर सकते हैं, आई विल रिप्लाई। एक और चीज़ इसमें आप देख सकते हैं कलर व्हील में ही, कूल कलर एंड वार्म कलर। अब वार्म कलर कौन से हैं? जो कि गर्मी का एहसास दिला रहे, गरम कलर कहते हैं इनको। गरम कलर कौन से होंगे? इसको ऐसे याद रखो, जो भी सनलाइट में होता है, सूरज की रोशनी में जो आपको कलर्स दिख रहे हैं वो सारे आ जाएंगे इधर। और जो नीचे वाले कलर है ग्रीन से लेके पर्पल तक, ये सब हो जाएंगे कूल कलर, यानी ये ठंडक का एहसास दिलाते हैं, ठंडे कलर होते हैं, आपका मूड को ठंडा रखते हैं, ठीक है। तो ये मूड पे भी क्योंकि डिपेंड करता है। तो वार्म कलर के बारे में पूछा जा सकता है कि वार्म कलर कौन कौन से होते हैं। सो येलो ऑरेंज, ऑरेंज रेड एंड आगे के जो कलर्स हैं ये आपको इसमें डिवाइडेशन करके पता चल जाएगा कि कौन से वार्म हैं, कौन से कूल कलर हैं, ठीक है। कलर में कोई कन्फ्यूजन आई होप नहीं होनी चाहिए अब आपको। नेक्स्ट इसमें आपको बेटा पढ़ना है कलर स्कीम्स। कलर स्कीम्स तभी आएंगी जब आपको बाकी का कंसेप्ट पता होगा कलर का, कि प्राइमरी कैसे है, सेकेंडरी कैसे मिलकर बना है और टर्शरी कैसे मिलकर बना है। तो ये कलर व्हील आपको पूरा लर्न होना चाहिए, तभी आप जो कलर स्कीम्स हैं उसको आइडेंटिफाई कर पाओगे। सो कलर स्कीम्स का मतलब क्या है? कलर स्कीम आर गाइडलाइंस फॉर एस्थेटिक कॉम्बिनेशन ऑफ कलर टू क्रिएट स्टाइल एंड अपील।
कोई भी स्टाइल को क्रिएट करने के लिए हम किस टाइप के कॉम्बिनेशंस ऑफ कलर यूज़ कर सकते हैं, क्या थीम हो सकती है कॉम्बिनेशंस की, वो होती है बेसिकली कलर स्कीम्स। तो यहाँ पे 2 टाइप की बेसिक कलर स्कीम्स हैं, रिलेटेड कलर स्कीम यानी संबंधित रंग योजना, या फिर कॉन्ट्रास्टिंग विपरीत रंग योजना। ठीक है, तो 2 टाइप की हमें कलर स्कीम्स पढ़नी है। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं रिलेटेड कलर स्कीम, जिसको बोलते हैं हम संबंधित रंग योजना। इसमें कौन कौन सी आती हैं? इसमें आती है मोनोक्रोमेटिक, अक्रोमेटिक, असेंटेड न्यूट्रल एंड एनालॉगस। मोनोक्रोमेटिक का, मोनो का मतलब होता है सिंगल, क्रोम मतलब कलर, तो जिसमें सिर्फ सिंगल कलर यूज़ हो रहा है और उसी कलर के हमने टिंट और शेड बना दी है, वो कहलाता है मोनोक्रोमेटिक कलर स्कीम। ठीक है, टिंट और शेड बन रहे हैं यानी लाइटनेस एंड उसकी ब्राइटनेस एंड डलनेस जो दिख रही है वो कहलाएगी मोनोक्रोमेटिक कलर स्कीम, यानी एक ही कलर स्कीम के जो लाइटनेस एंड डार्कनेस है वो यूज़ कर लिए। इसको आप ऐसे भी समझ सकते हो, जैसे इंटीरियर डिज़ाइनिंग जब करते हैं तो आपने देखा होगा एक बेसिक थीम का कलर किया जा रहा है रूम में, और उसी थीम के अकॉर्डिंग उसी कलर कॉम्बिनेशंस में बाकी चीज़ें यूज़ की जा रही है। फॉर एग्जांपल रेड कलर अगर चूज़ किया गया है तो उसी के टिंट और शेड यूज़ किए जाएंगे। टिंट और शेड मैंने आपको बताया था, वाइट कलर मिला रहे हैं तो टेंट बनेंगे, यानी पिंक कलर के कर्टेंस हो गए, या डार्क मैरून कलर के मैट्स हो गए हैं, रग्स हो, कारपेट्स हो गए हैं, और उसी के कलर की कॉम्बिनेशंस की बेड शीट्स हो गई हैं, तो ये सब क्या होता है? मोनोक्रोमेटिक। मोनो मतलब सिंगल, क्रोम मतलब कलर। नेक्स्ट इज अक्रोमेटिक यानी न्यूट्रल कलर, जिसमें कोई क्रोम नहीं होता है, तो बेसिकली इसमें ब्लैक एंड वाइट को लिया जाता है। नेक्स्ट इज असेंटेड न्यूट्रल, ऐसे कलर जिसमें एक न्यूट्रल कलर होता है और एक अदर कलर यूज़ किया जाता है, जैसे रेड हो गया, येलो हो गया, उसके साथ या तो ब्लैक या वाइट यूज़ कर लिया है, तो वो होता है असेंटेड न्यूट्रल, क्योंकि एक इसमें न्यूट्रल आ जाएगा कलर यानी ब्लैक एंड वाइट आ जाएगा, और एक अदर कलर होगा। नेक्स्ट इज एनालॉगस। एनालॉगस को समझना ज़रूरी है क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट कलर स्कीम है, अलग से भी आ जाती है। इस कलर स्कीम में क्या करना है आपको? एक जो बेस कलर आपने चूज़ किया है कोई भी, उसके साथ के 2 कलर होते हैं, यानी कलर व्हील में जो आसपास वाले के संबंधित वाले जो हैं वो इसमें आते हैं कलर स्कीम में। कौन सा कहलाता है? एनालॉगस, अनुरूप रंग योजना। अनुरूप मतलब आसपास वाले। कलर कॉम्बिनेशन यूजिंग 3 यूज दैट लाइज साइड बाय साइड ऑन द कलर व्हील, यानी कलर व्हील के एक ही साइड जो संबंधित है वो आ जाएंगे एनालॉगस में। आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, ये होती है एनालॉगस कलर स्कीम यानी अनुरूप रंग योजना। अब नेक्स्ट आते हैं हम कॉन्ट्रास्टिंग में। कॉन्ट्रास्टिंग का मतलब है बेसिकली जितने भी ऑपोजिट कलर आ रहे हैं कलर व्हील्स में वो इस कॉम्बिनेशन में आते हैं। क्या क्या कॉम्बिनेशन हो सकते हैं? फर्स्ट इज कॉम्प्लीमेंट्री यानी विपरीत रंग योजना, जिसमें 2 ऑपोजिट कलर यूज़ किए जा रहे हैं कलर व्हील में। अब इसमें ऑपोजिट देखो कौन कौन से हैं। अगर आपको कॉन्ट्रास्टिंग कलर बताना हो तो आप कैसे बताएंगे? कॉन्ट्रास्ट मतलब ऑपोजिट। अब इस कलर व्हील में ऑपोजिट कौन कौन से हो सकते हैं? ऐसे येलो ले लिया है, येलो के जस्ट सामने है वो वायलेट कलर हो गया है या लाइट वायलेट है, तो ये वाले कॉम्बिनेशन आ जाएंगे। ठीक है, तो एग्जाम्पल क्या क्या हो सकता है इसमें? कॉम्प्लीमेंट्री में रेड ग्रीन ले लिया है और ब्लू ऑरेंज ले लिया है, यानी आमने सामने वाले जस्ट ऑपोजिट होने चाहिए कलर व्हील में, और वो आपको कब पता चलेगा? जब आप कलर व्हील बना के देखोगे। नेक्स्ट इज डबल कॉम्प्लीमेंट्री। अब कॉम्प्लीमेंट्री में तो हमने सिर्फ 2 कलर यूज़ करने हैं आसपास आमने सामने वाले, लेकिन डबल कॉम्प्लीमेंट्री का क्या मतलब हो गया? 2 पेयर ऑफ ऑपोजिट कलर्स। तो इसमें टोटल कितने होंगे यूज़? 4 कलर यूज़ होंगे, यानी 2 पेयर में होंगे ऑपोजिट, जैसे रेड ग्रीन हो सकता है एंड पर्पल येलो हो सकता है। और इसका एग्जाम्पल आपकी बुक में पीछे भी दिया हुआ है, तो आप वहाँ से भी देख सकते हैं। नेक्स्ट इज स्प्लिट कॉम्प्लीमेंट्री। स्प्लिट कॉम्प्लीमेंट्री में बेटा 3 कलर यूज़ किए जाते हैं। एक बेस कलर होता है और 2 कलर क्या होते हैं? लेफ्ट एंड राइट के होते हैं उसके ऑपोजिट वाला, यानी ऐसे समझो इसको। स्प्लिट का मतलब होता है टूटना, ठीक है, यानी विभाजित कर देना। तो अगर ये एक हमने बेस कलर ले लिया है इसमें, फॉर एग्जांपल रेड, तो रेड के जो जस्ट सामने वाला है ग्रीन कलर, उसको ना लेते हुए उसके आसपास वाले लेफ्ट और राइट वाले लेंगे, यानी उसके सामने वाला छोड़ दिया है, उसके पास वाले दोनों ले लिए, इसलिए इसको बोल रहे हैं स्प्लिट कॉम्प्लीमेंट्री। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा जैसे ये ट्रायंगल बना रखा है, तो स्प्लिट का मतलब है इसके सामने वाले को हमने छोड़ दिया, जो वॉयलेट वाला था, वॉयलेट के सामने था येलो, येलो छोड़ दिया है और उसके आसपास वाले दोनों ले लिए हैं। तो इसमें 3 कलर यूज़ किए जा रहे हैं जिसको बोल रहे हैं स्प्लिट कॉम्प्लीमेंट्री। एंड लास्ट इज ट्रायडिक,
इसमें कोई भी कलर व्हील पे जहाँ भी ट्रायंगल बन रहा है वो 3 कलर आप यूज़ कर सकते हैं। एग्जाम्पल आप देख सकते हैं, इसमें ट्रायंगल बनना चाहिए प्रॉपर, तो वो 3 कलर आप यूज़ करेंगे। सो बेसिकली आपको कलर व्हील बनाना आना चाहिए, तभी आप ये कलर स्कीम्स अप्लाइड कर पाएंगे। ओके बेटा, तो अभी आपने 3 एलिमेंट्स देख लिए हैं। कौन कौन से अभी पढ़ लिए हमने? लाइन पढ़ लिया है, फॉर्म पढ़ लिया है, एंड कलर पढ़ लिया है। एंड लास्ट जो एलिमेंट है हमारा वो है टेक्सचर। सो व्हाट इज़ टेक्सचर? आपको बताया था, जो भी आप देख रहे हो, फील कर रहे हो, किसी भी मटेरियल की क्या क्वालिटी है जो आप बता रहे हो, वो कहलाएगा उसका बनावट या टेक्सचर। टेक्सचर बहुत से हो सकते हैं, स्मूथ है, शाइनी है, ट्रांसपेरेंट है, रफ है, ये मैंने आपको बताया था। इसमें से आप एग्जाम्पल के तौर पे समझ सकते हो विद द हेल्प ऑफ दिस स्लाइड एंड एग्जाम्पल। ओके, नेक्स्ट अब हम चलते हैं प्रिंसिपल्स ऑफ डिज़ाइन। इसका क्वेश्चन आना ही आना है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट है इस पूरी यूनिट का। एक क्वेश्चन हमेशा आता है, लॉन्ग में भी आ सकता है, शॉर्ट में भी आ सकता है, पिछली बार भी आया था बोर्ड्स में। तो इसमें बेसिकली आपको प्रैक्टिस करनी है एग्जाम्पल के साथ इस प्रिंसिपल को एक्सप्लेन करने की। जितने भी ये सिद्धांत है, 5 सिद्धांत है डिज़ाइनिंग के, इन सिद्धांतों को आपको अच्छे से समझना है विद एग्जाम्पल, और वो ड्रॉ भी करना होगा आपको जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आता है तो स्कोरिंग अच्छी आपकी हो जाएगी। नेक्स्ट हम प्रिंसिपल देख लेते हैं, हम कौन कौन से हैं, आपको स्क्रीन पे दिख रहे होंगे। फर्स्ट इज प्रोपोर्शन, बैलेंस, एम्फसिस, रिदम एंड हार्मनी। प्रोपोर्शन इज अनुपात, बैलेंस इज संतुलन, एम्फसिस मतलब दबाव, रिदम मतलब लय, और हार्मनी मतलब अनुरूपता। तो ये पांचों जो प्रिंसिपल के डिज़ाइंस हैं, इनके बारे में हम सेपरेटली पढ़ेंगे कि ये क्यों हमें पढ़ने चाहिए और उनका क्या रोल है डिज़ाइनिंग में। तो बेसिकली एलिमेंट्स तो हैं हमारे 4 और प्रिंसिपल्स हैं 5। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं प्रोपोर्शन से। प्रोपोर्शन का मतलब क्या होता है? प्रोपोर्शन मीन्स द spatial or size relationship of all the parts in design to each other and to the whole, also called scale। यानी जब आप किसी भी डिज़ाइन को डिवाइड करते हो 2 पार्ट में, तो वो प्रोपोर्शनेट लगना चाहिए, यानी आपकी बॉडी के स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग, डिज़ाइनिंग के अकॉर्डिंग वो प्रोपोर्शन में होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, बॉडी इज़ 8 हेड टॉल, देन 3/8 इज़ वेस्ट टू टॉप ऑफ हेड, यानी जो ऊपर वाला जो रेशियो है वो होता है फर्स्ट 1/3 एंड नीचे वाला होता है 2/3। या अगर आप ऊपर वाली जो कमर तक की अगर डिज़ाइनिंग आप कर रहे हैं 2/3, तो नीचे वाली 1/3 होनी चाहिए। तो बेसिकली इसमें प्रपोर्शन बताया जा रहा है कि किस अनुपात में डिज़ाइनिंग होनी चाहिए, और अच्छा अनुपात होगा तो वो डिज़ाइनिंग खिलेगी और वो अच्छी डिज़ाइनिंग कहलाएगी। इसमें एक क्वेश्चन आता है गोल्डन मीन। व्हाट इज़ गोल्डन मीन? तो 3:5:8 या फिर 5:8:13 जो है ये गोल्डन मीन होता है। अभी गोल्डन मीन क्या है? जब आप ड्रेस डिज़ाइनिंग कर रहे हैं तो 1/3 पार्ट है वो टॉप वाला है, नीचे वाला लॉन्ग 2/3 पार्ट है, तो इसी को अगर हम टोटल कर लेते हैं तो वो 8 हो जाता है। यानी ऊपर जो टॉप वाला येलो वाला पार्ट आपको दिख रहा है ये 3 हो गया, नीचे वाला हो गया 5, टोटल हो गया पूरा 8। यानी 8 का हमने प्रपोर्शन कर दिया है 3:5 में। नेक्स्ट इज 5:8 अगर ले रहे हैं तो टोटल 13 हो जाएगा। तो ऊपर वाला आपने 5 रेशो में बनाया है डिज़ाइन, और नीचे वाला आपने 8 रेशो में बनाया है, तो टोटल हो जाएगा 13। तो ये रेशो हमें ज़रूरत पड़ती है प्रोपोर्शन के डिज़ाइन में। प्रोपोर्शन कैसे क्रिएट कर सकते हैं? आप कलर को यूज़ करके प्रोपोर्शन क्रिएट या अनुपात बना सकते हैं, या टेक्सचर का यूज़ करके, या शेप एंड फॉर्म का यूज़ करके आप प्रोपोर्शनेट में डिज़ाइन बना सकते हैं। तो प्रोपोर्शन जो है ये एग्जाम्पल के साथ आपके सामने है, नहीं समझ आता है तो आप वापस पूछ सकते हैं। सो स्टाइल्स दैट कॉम्प्लीमेंट दैट नेचुरल फिगर आर मोर फ्लैटरिंग एंड स्ट्रे इन स्टाइल लॉन्गर। तो प्रोपोर्शन का यूज़ हम क्यों कर रहे हैं? कोई भी बॉडी के फिगर को प्रोपोर्शनेट दिखाने के लिए। ओके, नेक्स्ट इज बैलेंस। बैलेंस मतलब संतुलन। It is defined as equaling the distribution of weight from the central point of the garment। अगर आप किसी भी गारमेंट का सेंट्रल पॉइंट लेते हैं तो वहाँ से अगर आप उसको डिवाइड करते हैं तो वो इक्वल लगना चाहिए। क्या लगना चाहिए? इक्वल होना चाहिए डिस्ट्रीब्यूशन में। जो भी आप डिज़ाइनिंग कर रहे हो वो इक्वल लगे, तो वो कहलाएगा बैलेंस। अ गारमेंट शुड बी बैलेंस्ड वर्टिकली। या तो आप सेंटर लाइन से बैलेंस कर रहे हो तो वो वर्टिकल बैलेंस हो गया, या हॉरिजॉन्टली कर रहे हो तो आप वो टॉप से बॉटम हो गया। तो ये दोनों होंगे बैलेंस के टाइप्स, वर्टिकली एंड हॉरिजॉन्टली।
तो बेसिकली अगर आप टाइप देखो तो फॉर्मल बैलेंस एंड इनफॉर्मल बैलेंस है, जिसको सिमेट्रिकल या असिमेट्रिकल बैलेंस भी कहते हैं, यानी किसमें आपको सिमेट्री दिख रही है बैलेंस में और किसमें नहीं दिख रही है। तो फॉर्मल बैलेंस के क्या एग्जाम्पल हैं, यहाँ आपको स्क्रीन पे दिख रहा है। फॉर्मल बैलेंस मीन्स फॉर्मल वे में आपने डिज़ाइनिंग की है, कि अगर आपने बीच में से पार्ट में से डिवाइड किया है किसी भी गारमेंट को डिज़ाइनिंग वाले को, तो दोनों डिज़ाइन इक्वल लग रहे हैं, यानी फॉर्मल वे में आपने उसकी डिज़ाइनिंग की है। अनौपचारिक जो डिज़ाइनिंग है वो की गई है, अनौपचारिक संतुलन कहते हैं इसको, सॉरी औपचारिक संतुलन कहते हैं फॉर्मल को, अनौपचारिक है इनफॉर्मल। अब इनफॉर्मल का क्या मतलब है कि इसमें जो आपने डिज़ाइनिंग यूज़ की है ये आपको संतुलन में लग रही है, लेकिन इसमें आपने फॉर्मेलिटी वाला नहीं किया है, फॉर्मल वे में नहीं किया, इनफॉर्मल बैलेंस दिख रहा है, दिख रहा है ना। अगर आप ये सिर्फ ऊपर ऊपर कर देते और ये डिज़ाइन पूरा नीचे तक नहीं आ रहा है तो ये फिर बैलेंस नहीं लगता, कि आपने एक ही बूटी बना दी है सिर्फ कंधे पे। तो ये क्या है, एक प्रॉपर इनफॉर्मली होके लेकिन बैलेंस में वो शो की गई है डिज़ाइनिंग। तो दो टाइप से हम संतुलन पढ़ते हैं। और भी एग्जांपल आप दे सकते हैं, जैसे सिमेट्री किस में दिख रही है, ये कोट जो है पिंक कलर का लेफ्ट हैंड साइड में, ये आप किस में रखेंगे, ये आप रखेंगे फॉर्मल बैलेंस में। और असिमेट्री दिख रही है लेकिन फिर भी वो बैलेंस में दिख रहा है कि चलो एक ही कलर यूज़ किया गया है, शेप अगर ऊपर से थोड़ी टेढ़ी है तो नीचे वाली को और कर्व दे दिया है, तो ये इनफॉर्मल बैलेंस हो गया है। तो ये बेसिकली फॉर्मल और इनफॉर्मल बैलेंस है। तो संतुलन के बाद हम चलते हैं थर्ड, एम्फेसिस पे। एम्फेसिस का मतलब क्या है बेटा, जब आप कोई डिज़ाइन कर रहे हो, डिज़ाइनिंग में आपका फोकस पॉइंट क्या है डिज़ाइन का, यानी जहाँ आपकी आंखें रुक जाएं, वो होता है एम्फेसिस। इट इज़ द फोकल पॉइंट ऑफ द गारमेंट और द एरिया दैट फर्स्ट अट्रैक्ट द व्यूअर्स आई, जो सबसे पहले अट्रैक्ट करेगा व्यूअर्स की आई को, जहाँ पे आंखें रुक जाएंगी, तो एम्फेसिस होता है दबाव। इट मे बी क्रिएटेड बाय द यूज़ ऑफ कलर, डिज़ाइन एंड लाइन्स। आप कलर का यूज़ करते हुए एम्फेसिस दे सकते हो, जैसे कि इस एग्जाम्पल में दिख रहा है। नेक्स्ट आप क्या कर सकते हो, शेप का यूज़ करके एंड डिज़ाइन और लाइन्स का यूज़ करके भी आप एम्फेसिस दे सकते हैं। तो बेसिकली एम्फेसिस बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट हो जाता है। और एक इसका एग्जाम्पल या यूज़ और है, वो मैं अभी बताऊंगी, पहले आपको ये समझना है कि एम्फेसिस होता क्या है। तो इस एग्जाम्पल से आप देखिए, एम्फेसिस थ्रू लाइन एंड शेप, लाइन एंड शेप का यूज़ करके एम्फेसिस दे दिया, यानी डिज़ाइनिंग कर दी है, तो पूरी फ्रॉक में ये डिज़ाइनिंग एम्फेसिस हो जाएगी। नेक्स्ट एम्फेसिस कर दिया है कलर से, तो कलर में भी आपको एम्फेसिस हो गया है कि वहाँ पे दूसरा कलर की लाइन्स या स्ट्रिप्स यूज़ की कर रही हैं, तो वो क्या हो जाएगी, फोकस पॉइंट हो जाएगी किसी भी ड्रेस का। नेक्स्ट इसका यूज़ कहाँ कर सकते हैं हम दबाव का, अगर बॉडी पार्ट्स में कोई फिगर प्रॉब्लम है, सपोज करो कोई बॉडी फिगर है वो ज़्यादा बड़ा है, कोई कम है, तो इस फिगर को हम कैसे हाइड कर सकते हैं, तो वहाँ से हम एम्फेसिस हटा के उसको दूसरी जगह डाइवर्ट कर सकते हैं, तो वहाँ भी हम एम्फेसिस का यूज़ करेंगे। जैसे पीपल विद फिगर प्रॉब्लम कैन एम्फेसाइज और डाइवर्ट द एम्फेसिस टू ओवरकम देयर फिगर प्रॉब्लम। कैसे करेंगे, किसी की गर्दन अगर नहीं दिखती है, मोटे लोग जो होते हैं, तो उनको ऐसे डिज़ाइन नहीं पहनने हैं, उनको एम्फेसिस ऐसे जगह नहीं कराना है जो नेक पे डिज़ाइन बनाओ, ठीक है। तो उनका फोकस पॉइंट हम कहाँ डाइवर्ट कर देंगे, या तो कुर्ती पे कर देंगे, या कमर पे कर देंगे, बेल्ट का यूज़ कर लेंगे, या जो नेट्स हैं, फ्रिल्स हैं, उनका यूज़ कर लेंगे, ठीक है। जो वेस्ट है वहाँ पे डिज़ाइनिंग हो जाएगी, या चुन्नी पे डिज़ाइनिंग हो जाएगी। तो ये सब प्रॉब्लम्स फिर हमें क्या कर सकते हैं, उनकी फिगर प्रॉब्लम को डाइवर्ट कर सकते हैं। तो इस हिसाब से आपको एग्जाम्पल्स क्रिएट करने हैं और ड्रॉ करने हैं। नेक्स्ट इज़ रिदम। रिदम मतलब लय क्रिएट करना। अब लय किसी भी डिज़ाइन में आप कैसे कर सकते हो, लय का मतलब क्या है, एक लहर जिसमें एक कंटिन्यूशन दिखे, कि जो भी डिज़ाइन यूज़ किया गया है वो लहर में हो रहा है, और वो किसी भी डिज़ाइन को क्या करता है, एम्बोज कर देता है, थोड़ा उठा देता है। लहर में जब आप कोई चीज़ बना रहे हैं तो वो कंटिन्यू का एहसास दिलाएगी। Rhythm is repetition of line, color and other elements of design to create a pattern by which the eye can flow through the material or article। कि आपकी जो लाइन है वो उसी फ्लो में चले, आपकी आइज़ को वो उसी फ्लो में दिखे। तो हम कोई भी रिदम या लय कैसे क्रिएट कर सकते हैं, 3 टाइप से। रिपीट करके किसी भी डिज़ाइन को ग्रेडिएशन से या रेडिएशन से। तो ग्रेड में यानी या तो बढ़ा रहे हैं ग्रेड को या कम कर रहे हैं। रेडिएशन मतलब ऐसा इफेक्ट जिसमें रेडिएशन दिख रही है, जैसे सन रेज होती हैं रेडिएशंस में। ये आपको टॉप पे दिख रहा है ऑरेंज कलर का फ्रॉक, ये रेडिएशन का जो एग्जांपल है। जैसे टिंट और शेड होते हैं ना रेडिएशंस में, कि कहीं पे आपको ज़्यादा आ गया, कहीं पे कम आ गया, तो उसी के आपने कॉम्बिनेशंस ले लिए, यानी लाइट टू डार्क या थिन टू थिक, ये आप इसमें
रिदम एंड ग्रेडिएशन से आप समझ सकते हैं। रिपीटिशन आपको दिख ही रहा है कि आपने उसी सीक्वेंस में पूरी ड्रेस को डिज़ाइन किया है रिपीटिशन करके, यानी एक ही डिज़ाइन को बार बार रिपीट कर दिया है। तो इसमें भी आपको एक लय, एक कंटिन्यूशन, एक लहर दिख रही है, विकिरण का यूज़ करके भी दिख रही है और श्रेणीकरण करके भी दिख रही है कि जैसे बीच में ये सर्कल था तो इसके अब ग्रेड्स बढ़ा दिए हैं, छोटा साइज़ था फिर बड़ा हो गया, फिर और बड़ा हो गया, फिर और बड़ा हो गया, तो ऐसे करके भी एक लहर क्रिएट की जा रही है। तो ये था हमारा फोर्थ प्रिंसिपल। आई होप आपको डायग्राम से और ज़्यादा क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट इज़ हार्मनी यानी अनुरूपता। अब अनुरूपता का क्या मतलब है, जितने भी हमारे एलिमेंट्स ऑफ डिज़ाइन हैं वो एक प्रॉपर हार्मनी में दिखें, इसलिए हार्मनी का जो प्रिंसिपल है वो बहुत ज़रूरी हो जाता है। जितने भी एलिमेंट्स ऑफ डिज़ाइन है, कौन कौन से हैं, लाइन है, फॉर्म है, कलर एंड टेक्सचर है, उसको एक प्रोपोर्शन में होते हुए, एक बैलेंस में होते हुए, एक हार्मनी में होते हुए यूज़ करना है। सो हार्मनी क्या, एक यूनिटी है, यानी जितने भी एलिमेंट्स हैं वो यूनिटी में यूज़ किए जाएं तो वो कहलाएगी हार्मनी। फॉर एग्ज़ाम्पल, जो कि पब्लिकली एक्सेप्टेबल डिज़ाइन हो, ऐसा कोई डिज़ाइन नहीं क्रिएट करना है जो कि पब्लिक एक्सेप्ट ही ना कर पाए, क्योंकि उसमें लाइन, फॉर्म, कलर, टेक्सचर इन एलिमेंट्स को प्रॉपर कॉम्बिनेशन नहीं होगा, तभी वो एक्सेप्टेबल नहीं है। तो हमें क्या करना है, वेज टू क्रिएट हार्मोनी इन गारमेंट्स बाय द यूज़ ऑफ शेप और टेक्सचर। या तो आप शेप का यूज़ करते हो, यूनिटी ला सकते हो किसी भी कपड़े में, या टेक्सचर। अब इसमें आपको जो एग्जाम्पल दिख रहा है यूनिटी का, वो कैसा है कि जो भी आपने कलर कॉम्बिनेशन यूज़ किए हैं या लाइन यूज़ किए हैं, फॉर्म किए हैं, वो यूनिटी में दिखना चाहिए। ऐसा नहीं है कहीं बहुत ज़्यादा है, कहीं बहुत कम है, या फिगर के अकॉर्डिंग वो सेट नहीं हुआ है, या एक्सेप्टेबल नहीं है पब्लिकली। तो एक प्लीजिंग इफ़ेक्ट होना चाहिए सारे एलिमेंट्स का अगर आप यूज़ कर रहे हैं तो वो कहलाएगी हार्मनी या अनुरूपता। इसमें जो आपको डिज़ाइन दिख रहा है ये हार्मनी का डिज़ाइन है, ठीक है। और भी आपके एग्जाम्पल हैं बुक में दिए हुए हैं, वो भी आप देख सकते हैं। तो अनुरूप होना चाहिए। इससे पहले हमने पढ़ा है कौन सा, रिदम पढ़ी है, एम्फसिस पढ़ा है, बैलेंस पढ़ा है एंड प्रपोर्शन पढ़ा है। प्रपोर्शन में गोल्डन मीन याद रखना है। बैलेंस में 2 टाइप का है, फॉर्मल एंड इनफॉर्मल। एम्फसिस हम कितने टाइप से देख सकते हैं, क्या क्या यूज़ कर सकते हैं एम्फसिस को, और हम किस जगह यूज़ कर सकते हैं, अपने डिफेक्ट्स को कैसे छुपा सकते हैं, रिदम को कैसे क्रिएट कर सकते हैं, क्वेश्चन कई बार आया है तो इसको आपको इंपॉर्टेंट मार्क करना है कि रिदम हम 3 टाइप से ला सकते हैं किसी भी ड्रेस की डिज़ाइनिंग में, या तो रिपीट करके डिज़ाइन को, या ग्रेडिएशन से, या फिर रेडिएशन से। ग्रेड से छोटा या बड़ा करके साइज़, अब जैसे ये आप आजकल देखते ही हो हॉलीवुड में ज़्यादा इस टाइप की डिज़ाइनिंग चल रही है, तो क्या होता है जो साइज़ है वो क्या हो रहा है, छोटे से लास्ट में लार्ज होता जा रहा है। तो स्मॉल टू लार्ज भी हो सकता है, लार्ज टू स्मॉल भी हो सकता है। तो ये हो गया है हमारा ग्रेडेशन। रेडिएशन मतलब ऐसा इफ़ेक्ट जिसमें लाइटनेस और डार्कनेस दिख रही है कॉम्बिनेशंस की, और रिपीटिशन यानी कोई भी डिज़ाइन रिपीट किया जा रहा है एक लय क्रिएट करने के लिए। तो आई होप आपको प्रिंसिपल्स हैं वो क्लियर हो गए होंगे। एंड लास्ट पार्ट ऑफ दिस चैप्टर इज़ कैरियर एंड स्कोप्स, जो कि हर चैप्टर में आपको पढ़ना है। तो इसके बेसिकली आपको समझ आ ही गए होंगे कि क्या क्या कैरियर ऑप्शन हो सकते हैं। फिर भी हम एक बार जल्दी से देख लेते हैं इसमें क्या क्या कैरियर ऑप्शंस हैं। पैटर्न मेकिंग जो है, या कॉस्ट्यूम डिज़ाइनर है वो आप बन सकते हैं। फैशन डायरेक्टर या कोऑर्डिनेटर बन सकते हैं। फैशन एंटरप्रेन्योर बन सकते हैं। फैशन राइटर है, जर्नलिस्ट है, ब्लॉगर हैं। ब्रांडेड फैशन शोरूम्स हैं, उनका आप आउटलेट्स ले सकते हैं, ठीक है। अपने खुद के बुटीक्स आप खोल सकते हैं, रिटेल चेन से कनेक्ट हो सकते हैं। इंडिपेंडेंट या सेल्फ एम्प्लॉयमेंट आप क्रिएट कर सकते हैं, अपनी पूरी टेक्सटाइल इंडस्ट्री है वो क्रिएट कर सकते हैं। और भी इसमें कैरियर ऑप्शंस है वो आप देख लीजिए। इसमें जैसे डिज़ाइन मैनेजर है, आपको पता ही है टेक्सटाइल इंडस्ट्री बहुत वाइड है, यानी फैशन डिज़ाइनिंग का जो एरिया है बहुत ज़्यादा वाइड है, बहुत सारे स्कोप्स हैं। एक ड्रेस को बनाने में बहुत सारे लोगों का रोल होता है। पहले जो डिज़ाइनर है वो डिज़ाइन को, अपने इमेजिनेशन को क्रिएट करता है, पेपर पे उतारता है, उसकी डिज़ाइनिंग होती है। फिर यहाँ पे जो सिलने वाले हैं उनका यूज़ हो रहा है, क्या कलर कॉम्बिनेशंस होगा, एम्ब्रॉयडरी है या डाइंग एंड प्रिंटिंग है। फिर बहुत बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज़ में कैसे उसका कलेक्शन होगा, डिस्ट्रीब्यूशन होगा, बहुत सारे रोल्स प्ले करते हैं। तो टेक्सटाइल डिज़ाइन में बहुत सारे आपके पास करियर ऑप्शंस हो जाते हैं। तो बेसिकली इसमें बुटीक का हो सकता है, जिसमें अगर आप सेल्फ एम्प्लॉयमेंट करना चाह रहे हैं, किसी के अंडर आपको काम नहीं करना है, आप खुद का बिजनेस भी स्टार्ट कर सकते हैं। तो ये थे आपके कैरियर एंड स्कोप्स, एंड आई होप आप
ओके स्टूडेंट्स, तो ये था आपका चैप्टर 10 डिज़ाइन फॉर फैब्रिक एंड अपैरल, और इसको आपको एग्जाम्पल के साथ रिवाइज़ करना है। आई होप इन पीपीटी से आपको थोड़ी बहुत हेल्प मिली होगी रिवीजन में। तो अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है तो आप कमेंट कर सकते हैं, एंड आई विल ट्राई टू सॉल्व योर ऑल प्रॉब्लम्स। तो अब हम नेक्स्ट जो चैप्टर है वो देखेंगे। तब तक आप अपना रिवीजन स्टार्ट रखिए एंड स्टे सेफ, टेक केयर।